अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो मूवी ने ही आपका बचपन बनाया होगा। अभी भी अगर मैं कुछ पुरानी पिक्चर देखूं तो मुझे लगेगा जैसे वो पुराने हसीन दिन वापस आ गए हैं। कम से कम थोड़े दिन पहले तक तो यही होता था, लेकिन फिर मैंने जाना कि कैसे मेरी फेवरेट क्लासिक वाकई में बहुत ही डरावनी है। ग्रिंचेस की डरावनी किस्मत से लेकर विली वोंका के मौत के सपने तक, यहाँ है कुछ ऐसी मूवी थ्योरी जो कि आपका बचपन बर्बाद कर देंगी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो एम्परर न्यू ग्रूव मेरा फेवरेट हुआ करता था। ये एनिमेटेड डिज्नी क्लासिक इनकन एम्परर कज़को की कहानी है जो कि एक लामा में बदल जाती है क्योंकि एक बुरी साइंटिस्ट इज़मा ने उसे एक जादुई दवाई पिला दी थी। जब भी ये होता है मेरा दिल बहुत दुखता है। माना कि हमारा कज़को लामा बन जाता है लेकिन फिर भी दूसरे जानवरों का कहा समझ नहीं पाता और नॉर्मल इंग्लिश में ही बात करता है। जब इज़मा बाद में बिल्ली बन जाती है तो वो इंग्लिश ही बोलती है और मूवी के बाकी सभी जानवर नॉर्मल हैं सिवाय इसके। तो आखिर इस मक्खी की बात हम क्यों नहीं समझ पाए, बल्कि ये तो मूवी में भी बस कुछ ही सेकंड के लिए थी। बस इसका एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक समय पर इंसान रही होगी। जरा इसके बारे में सोचिए। इज़मा जब अपनी जादुई दवाई को टेस्ट कर रही होगी तब उसे बहुत सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ी होगी और उसे देखकर ये तो मालूम पड़ ही जाता है कि उसे इन्हें वापस इंसान बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाहिर है ये बेचारा जानवर भी इज़मा से मिलने से पहले इंसान ही रहा होगा। इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और इसे मक्खी बनाकर छोड़ दिया गया। अब बस इसे कोई मकड़ी खा जाएगी। अरे यार, मुझे तो लगा था ये बच्चों की मूवी है, पता नहीं यार, लेकिन कार्टून में इस तरह की वायलेंस मुझे जमती नहीं है। डार्थ डार्थ बिंग्स। डिज्नी की स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी रिलीज होने से पहले जार जार बिंग्स के अलावा फैंस से कोई और कंट्रोवर्शियल टॉपिक निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम था। ये 1999 में आई द फैंटमीनेस बिंग्स एक बम्बलिंग फूल था जिसे कॉमिक रिलीफ के लिए बनाया गया था। कुछ को ये पसंद आया, कुछ को नहीं। लेकिन क्या हो अगर जार जार सिर्फ एक गैंग से ज्यादा कहीं हो? मेरी बात सुनिए। अफवाह है कि जार जार सीक्रेटली एक सुपर पावरफुल सिथ लॉर्ड था। पूरे एपिसोड 1 महीने में हमने देखा कि गंगन में ऐसे मूव्स कर रहा है वो जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसे अपनी फोर्स का यूज दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करता हुआ पाया गया। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये दूसरे आदमी की स्पीच की नकल कर रहा हो, जैसे कि जो कोई भी वो कह रहा है उसे ये कंट्रोल कर रहा है। Queen wishes it. She's curious about the planet. रानी की यही इच्छा है कि वो प्लेनेट के बारे में जानना चाहती है। क्रीपी है यार। और यहाँ पर तो वो फेमस जेडी हैंड वेव का भी यूज कर रहा है जिससे कि कोई उस पर अटैक न कर पाए। जाहिर है ये मूवमेंट जानबूझकर नहीं किए गए हैं, लेकिन जार जार एक बहुत ही अच्छे एक्टर ने प्ले किया है और टेक के जादूगरों के द्वारा इसके सीजीआई मॉडल को बहुत ही ध्यान से एनिमेटेड किया गया है, तो इसीलिए इसके किसी भी एक्शन का एक्सीडेंटल होना जरा हजम नहीं हो पाता है। थ्योरी ये भी कहती है कि जार जार पूरी ट्रायोलॉजी में इवेंट्स को मैनिपुलेट करता है जिससे कि एम्पायर पावर में आ सके। सबसे पहले तो उसने तत्वीन पर मंत्र पढ़ा जिसके कारण क्यू गोन जीन अनाकिन स्काई वॉकर से मिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि चुना हुआ आदमी अनाकिन ही है और डार्क साइड में जाने से पहले इसको जेडी में ट्रेन करना होगा। ये भी पेल पाटाइन नाबू के प्लेनेट से ही है, तो ऐसा हो सकता था कि ये सिथ लॉर्ड को फिर से ज्वाइन कर ले, जो भी इससे भी बेहतर और ऊपर है ना? क्योंकि ये ब्रह्मांड जीतना चाहता है और जो भी उसके खिलाफ खड़े हों सबका खात्मा कर देना चाहता है। यही है वो जिसने पेल पाटाइन को सेनेट का पूरा कंट्रोल दे दिया, जिससे उसने डेमोक्रेसी बर्बाद कर दिया और जेडी को साफ कर दिया। आप मुझसे पूछेंगे जॉर्ज ल्यूकस ने ये सब प्लान किया, लेकिन ये देखते हुए कि कैरेक्टर कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, साइड में हटना बेहतर समझा गया। यह थ्योरी उन बच्चों का दिल तोड़ सकती है जो कि जार जार को देखते हुए बड़े हुए, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि कैसे इसने कई लोगों को भी बेहतर कर दिया होगा। आपको क्या लगता है, इस खुलासे ने चीजें बनाई या फिर बिगाड़ दी? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हैरी का श्राप। हैरी पॉटर सीरीज अपनी हैप्पी एंडिंग के लिए जानी जाती है। हैरी वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है, दुनिया बचा लेता है और शायद सेलिब्रेट करने के लिए उसने बाद में ढेर सारी बटर बियर भी पी ली होगी। सब मस्त है, लेकिन हो सकता है कि ये सीरीज जितनी दिखाई दे रही है उससे अच्छे से खत्म ना हुई हो। देखिए, सीरीज की भविष्यवाणी कहती है या तो हैरी या वोल्डेमॉर्ट एक दूसरे के हाथ से मरेगा, क्योंकि अगर एक जिंदा है तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। हम ऑडियंस हैं तो हमने यही समझा कि वोल्डेमॉर्ट को अगर कोई मार सकता है तो हैरी, या फिर इसका उल्टा। लेकिन क्या हो अगर ये इससे कहीं ज्यादा हो? एग्जैक्ट वर्ड्स कहते हैं कि एक दूसरे के हाथ से मरना होगा, तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि किसी और तरीके से नहीं मर सकते, मतलब नेचुरल कॉज की वजह से नहीं मारा जा सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि हैरी अमर है
और इसके कारण वो अपने परिवार से ऊपर जाकर भी नहीं मिल पाएगा, जो कि वो हमेशा से चाहता था। बल्कि वो यहीं खड़े होकर अपने प्यारे साथियों को बूढ़ा होते हुए और मरते हुए देखने के लिए खड़ा रहेगा। ये भगवान, ये तो बहुत ही बुरा है। अगर हमें ये जानना है तो इंतजार करना होगा हैरी पॉटर एंड इनफाइनाइट मिजरी का। आशा करते हैं कि कभी आए ही ना, है ना। गधे का पास्ट। स्नेक फ्रेंचाइज बहुत ही फेमस है और इसका पूरा फोकस रहता है कि हरे रंग के ओर्गे के एडवेंचर पर। तो वो एक फैंटेसी किंगडम है जहां फेरी टेल के कई और कैरेक्टर रहते हैं। पहली नजर में श्रेक का हंसमुख दोस्त डोंकी मूवी के लिए बनाया गया एक ओरिजिनल कैरेक्टर लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक फेरी टेल से उठा गया कैरेक्टर है। डिज्नी की पुरानी मूवी पिनोकिया को याद कीजिए, एक ऐसा सीन जिसने मुझे पागल कर दिया। उस सीन में प्लेजर आइलैंड के सभी बच्चे गधे बन जाते हैं क्योंकि उन्हें श्रापित अम्यूजमेंट पार्क का श्राप लग जाता है। हम जानते हैं कि लिटिल वुडन बॉय श्रिंक में आ जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्म हुए बच्चों को क्यों नहीं आ सकते। हो सकता है वो इतने लंबे समय तक गधे ही रहे हों कि उनके पास ऐसे जीने के सिवाय कोई और चारा ही ना रहा हो। मैं जानता हूँ ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने अपना ज्यादा दिमाग चला लिया है ना, लेकिन ये समझिए, श्नेक द थर्ड में गधा कहता है कि कैसे उसे स्कूल में झूला झूलना और घूमना याद आ रहा है। पुस इन बूट्स पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो अंडरपैंट्स ही नहीं पहनता। आप जानते हैं क्योंकि वो गधा है। उसका जवाब, कुछ बातें ना ही की जाए तो बेहतर है। जी हाँ, अगर मैं भी अपनी पास्ट लाइफ में गधा बन गया होता तो मैं भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ये सब बात करने से हिचकिचाता, लेकिन मैं दूसरी कोई भी बात करने में मस्त रहता। तो क्यों ना इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब बटन की बौछार कर दी जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं होंगे। चलिए तो फिर आप वापस अमेजिंग थ्योरीज की तरफ चलते हैं। कारवोल्यूशन। पिक्सर की कार वाली मूवी वैसी बड़ी डरावनी होती है। एक गंदी ऑर्गेनिक कार क्रीचर जो कि दुनिया में भरी पड़ी हो, मेरी तरह रूह कांपा दिखती है। इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? मेरा मतलब है कार की दुनिया में कोई इंसान भी नहीं है और इनके बारे में इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, जिसका मतलब हुआ कि ये ऑटोमोबाइल खुद ही बन गई। इस दुनिया में पेड़ भी हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन होता है। और इसी के साथ हम अलग अलग जमाने के कार मॉडल्स देखते हैं तो लगता है कि इनका भी मस्त एवोल्यूशन हुआ है ना। रुक जाइए जरा, जब वो कार बन पाए उससे पहले कैसे लगते थे? क्या वो रिक्शा थे या फिर एक टायर और आंख वाला कुछ, या फिर उससे भी पहले के बारे में क्या ख्याल है? ये दुनिया में कैसी डरावनी चीज आ गई भाई। कार फिश धरती पर चढ़ गई होगी और डरावने प्लेन टेरोसोर्स ने भी लाइटनिंग मैक्वीन जैसा कुछ लगने से पहले खूब आसमान का सफर तय किया होगा। हे राम। खैर, या तो ये होगा या ये भी हो सकता है कि कार इंसानों ने बनाई हो लेकिन फिर इन्होंने हमारा सफाया कर दिया हो। जो भी हो, पर दोनों ही अजीब हैं और डरावने भी, बहुत डरावने। थैंक्स डिज्नी। वो तैरती भी है। ठीक है, मैं ये बोल ही देता हूँ, मैरी पॉपिंस और पेनीवाइज एक ही शैतानी बिरादरी के हैं और मैं थक चुका हूँ ये बोलते बोलते कि ये अलग अलग हैं। हाँ, ये सच है। मैजिक ब्रिटिश नैनी जो कि खुशियाँ और जादू बिखेरती रहती है, वो स्टेफन किंग की किलर क्लाउन से बहुत सिमिलर है। तैयार हो जाइए, ये दोनों ही सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं जो कि हर 20 कुछ साल में वापस आती हैं। मैरी 25 साल में और पेनीवाइज 27 सालों में। ये दोनों ही बच्चों का पीछा करती हैं, खास करके जॉर्जी नाम के बच्चों का। फिर ये दोनों ही बच्चों के इमोशन से शक्तियां लेती हैं। पॉपिंस खुशियों और जादू से, वहीं क्लाउन फेरा डर से। ये दोनों ही परफॉर्मेंस से भी बेहद प्यार करती हैं, जिसमें गाना और नाचना इनके शिकार का सेंट्रल पॉइंट होता है। सबसे डरावनी बात, ये दोनों ही लोगों को हवा में तैरा सकती हैं। पेनीवाइज अपने विक्टिम्स को शहर में नालों के ऊपर तैराता है, वहीं पॉपिंस लोगों को गुब्बारों के साथ तैराती है। आप जानते हैं किसको और गुब्बारों के साथ देखा जाता है? पेनीवाइज, खास करके लाल गुब्बारे। मैरी पॉपिंस रिटर्न्स के खत्म होने पर जब वो बाकी कास्ट को तैराती है तो याद कीजिए उसके हाथ में क्या था? लाल गुब्बारा। ये कहती है उसका ही होगा, और फिर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ ये कहती है हाँ शायद होगा। या तो हमारी फेवरेट नैनी पेनीवाइज की ही बिरादरी है या फिर ये खुद ही है। वो हर 25 साल में ये मैरी बनकर खुशियां फैलाती है और हर 27 साल में ये पेनीवाइज बनकर डराती है। वाह, अब मैं कभी भी मैरी पॉपिंस को पहली वाली नज़र से नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगता है इस थ्योरी को गटकने के लिए हम सभी को एक चम्मच चीनी गटकने की जरूरत है। वी गॉट आ 2319। पिक्सर के मॉन्स्टर की दुनिया में मोनास्ट्रोपोलिस के सिटीजन आराम से जिंदगी जी रहे हैं, जो कि इंसानों की दुनिया से कोसों दूर है। मॉन्स्टर्स इंसानों से डरे हुए रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चों से भी, क्योंकि इनको लगता है कि ये जहरीले होते हैं। लेकिन आखिर ये अफवाह आई कहाँ से? ये एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी छुपम छुपाई के साथ मूवी में नहीं दिखाई गई। क्या हो अगर पहली बार जब मॉन्स्टर ने इंसानों को देखा हो, ब्लैक डेथ का समय हो रहा हो? द ब्लैक डेथ एक बहुत ही फेमस इवेंट था जिसमें
ब्यूबोनिक प्लेग 14th सेंचुरी यूरोप में फैल गया। जिसे भी ये बीमारी हुई उसके शरीर में पस से भरे फोड़े हो जाते थे, साथ ही बुखार, और फिर 8 दिन के भीतर दुनिया को अलविदा। हुआ ये होगा कि जब मॉन्स्टर्स ने पहली बार इंसानी दुनिया का दरवाजा खोला होगा तो खुद को इन भयानक बीमारियों के बीच पाया होगा। हो सकता है वही इन्फेक्शन वाली बीमारी अपने घर अपने साथ ले गए डर के मारे वहां के सारे मॉन्स्टर्स ने सोचा कि इंसान जहरीले होते हैं। थ्योरी के हिसाब से इसीलिए 2319 के इंसिडेंट को ओरिजिनल मूवी में इतना सीरियसली ले लिया गया होगा। जब एक मॉन्स्टर गलती से एक इंसानी मोजा अपने साथ मोनोस्टोपोलिस ले गया तो ये सब हुआ, जो कि लॉजिकल भी लग रहा है क्योंकि मॉन्स्टर्स को तो यही लगा होगा कि सॉक्स में प्लेग है। ये तो इतना दूर चले गए कि इन्होंने पूरे के पूरे स्क्वेरर को शेव कर दिया। ये थोड़ा अजीब है ना। ब्यूबोनिक प्लेग फ्लीस से फैलता है, तो इसलिए बाल हटाने से इनके छुपने की जगह खत्म हो जाएगी। मेरे तो भाई होश ही उड़ गए। हुक, लाइन एंड सिंकर। पीटर पैन, एक लड़के की क्लासिक कहानी जो कि विलन कप्तान हुक और उनकी पायरेट की आर्मी के आगे कभी हार नहीं मानता। कप्तान हुक एक विलन है ना। अगर आपके कानों तक भी कभी वो फेमस अफवाह गई है तो मालूम होगा कि असल में पैन विलन है। जरा इसके बारे में सोचिए। ये बच्चों के कमरों में रात में चुपके से चला जाता है और फिर उनको उनके परिवार से अलग कर देता है और बिना उनकी इच्छा के उन्हें कहीं दूर दराज की जमीन पर ले जाता है। ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है, पर जब ये इस अजीब जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है नेवरलैंड, तो उनसे कहा जाता है कि उन्हें पीटर का फॉलोअर बनना होगा। लॉस्ट बॉयज, और हाँ, बड़े होना सबसे बड़ा गुनाह माना जाएगा। इसके बावजूद पीटर के सिवा बाकी सभी किडनैप किए गए बच्चे आखिर बड़े हो जाएंगे। तो जब वो बड़े होते हैं तो क्या होता है? डिज्नी मूवी जिस बुक पर निर्धारित है उसमें कहा गया है कि उन्हें साफ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? दो मतलब हो सकते हैं, या तो उनका सफाया कर दो या फिर उन्हें उससे भी बुरा मछलियों के साथ सोने के लिए भेज देता होगा। हे भगवान, लेकिन क्यों? पैन को ना बड़े होने के साथ ऐसा भी क्या ऑब्सेशन है? खुद को बच्चों के पास घेरे रहने से, उनकी जवानी और बचपने से ये खुद को जवान रखता है। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो भला किस काम के रह जाते हैं? तो इसीलिए वो इन्हें खाली सोडे की बोतल के जैसे फेंक देते हैं। ओके, तो इन सब में कप्तान हुक कहाँ से आ गया? वो असली हीरो हैं। खुद एक बार बचपन में खो गया था और लॉस्ट बॉय बन गया था, लेकिन फिर वो बड़ा होने लग गया, लेकिन भागने में कामयाब रहा, इससे पहले कि पीटर पैन उसका सफाया कर देता। अब क्योंकि उसने ये सब झेला हुआ है, इसीलिए वो दूसरे लॉस्ट बॉयज को बचाने आया है और खुद के साथ उसने एक पायरेट क्रू भी बना डाला। अब उसके गोल क्या है? पीटर को हराना और फंसे हुए बच्चों को छुड़वाना और ये सुनिश्चित करना कि वो दूसरे बच्चों को किडनैप ना कर पाए। ये तो गजब का ट्विस्ट है भाई। इस कहानी को लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन पीटर पैन और वेंडी का कहना है कि कप्तान हुक आखिरकार एक लॉस्ट बॉय ही थे। हुक इसीलिए भागे क्योंकि अपनी माँ को देखना चाहते थे और जब वो वापस आए तो बड़े पीटर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। यहीं से दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सभी सबूत यही कहते हैं कि पीटर पैन बहुत बुरा लड़का है। हुक को न्याय तो मिलना ही चाहिए यार। ग्रिंच असाइड, मुझे क्रिसमस बड़ा पसंद है। मैं हर क्रिसमस ईव में ग्रिंच देखता हूँ, लेकिन हर साल मैं सोचता हूँ कि ग्रिंच आखिर है क्या? ये कहाँ से है? इसके बारे में जरा सोचते हैं। ये अजीब हेटफुल ग्रीन क्रीचर है जो कि इंसानों जैसे दिखने वाले वॉस से बहुत ही अलग दिखता है। इसी कारण से इसको भगा देते। तो क्या ये एक बाल वाला भालू है? तो फिर क्या? हाँ, शायद नहीं। ओरिजिनल एनिमेटेड टीवी सीरीज में नरेटर ने कहा कि क्रिसमस चोर 10 ग्रिंचेस प्लस 2 की पावर लेता है। एक मिनट, 10 ग्रिंचेस? इन शब्दों से तो यही मालूम होता है कि ग्रिंच खुद में ही एक प्रजाति है, या फिर यह हो सकता है कि ग्रिंच ही बचा हो बस। तो बाकी सब कहाँ गए? यहीं पर चीजें क्रेजी हो जाती हैं। हम जानते हैं कि किसे क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद है और इनको बहुत धार्मिक रूप भी दिखाया गया है। तो अगर ग्रिंचेस के कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ हुए और वॉस को ये नापसंद हुआ, तो इसीलिए इन्होंने ग्रिंचेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया होगा। और क्योंकि ये ज्यादा सुपीरियर मेंबर हैं, इसीलिए जीत गए होंगे। सारे ग्रिंचेस एक एक करके मर गए होंगे। बस ग्रिंच वहां से भागने में कामयाब रहा होगा। अपने धर्म को मानते हुए वो पहाड़ों में गुफा के भीतर रहने पर मजबूर होगा, जहां पर वॉस को लेकर उसकी नफरत बढ़ती गई। आखिर में अकेलेपन और गरीबी से वो इतना थक गया होगा कि उसने वॉस को ज्वाइन करने के बारे में सोचा होगा। हे भगवान, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। अब मुझे क्रिसमस बिल्कुल भी नहीं पसंद। आबरा कडाबरा, हम सभी ने जादुई शब्द आबरा कडाबरा सुना होगा। ये ज्यादातर जादूगर अपना जादू करने के लिए करते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है ना। हैरी पॉटर फैंस को तो बहुत पहले ही मालूम पड़ गया था कि मैजिक वर्ड्स आबरा कडाबरा बहुत सारा सिमिलर सुनाई देता है। हमारी दुनिया में यह पहचानना बहुत ही आसान है कि रोलिंग इस जादुई शब्द से प्रभावित हुई होगी या नहीं।
लेकिन हैरी पॉटर में इस सिमिलरिटी का ज्यादा डार्क रिवीजन हो सकता है। मगल्स ने जादुई शब्द मारने वाले जादुई शब्द को सुनकर ही सीखा होगा, लेकिन वो इस स्पेल के इर्द गिर्द आए कैसे होंगे? वेल, हम जानते हैं कि जादुई दुनिया में बहुत ही भेदभाव होता है। बहुत से कैरेक्टर को ये कहते सुना गया है कि मगल्स को हमेशा साइड में हटा दिया जाता था और सीरीज के ज्यादातर विलन उनसे नफरत करते थे। क्या हो अगर ये नफरत इतनी गहरी हो कि जादुई दुनिया के लोग गैर जादुई दुनिया के लोगों को ब्लास्ट कर देते हो? ये बड़ा लॉजिकल है भाई। हम गैर जादूगरों पर किलिंग कर्स का यूज किया गया, इसीलिए हम इससे फैमिलियर हैं, और ऐसे ही जो लोग बच जाते होंगे उन्होंने कहानी आगे फैला दी होगी। समय के साथ ये स्पेल और इसका असली मीनिंग भी खो गया और रह गया तो बस अबराकडाबरा। वाह, ये तो बड़ी डार्क थियरी है भाई। और इसी से तो वोल्डेमॉर्ट को भी हरा गया था। क्या होता अगर वो जीत गया होता और मगल्स के प्रति नफरत वापस ले आया होता? क्या हमारे हीरो कन्वर्ट होना बंद कर देते और खुद ही मगल्स को भी ढूंढना बंद कर देते? यस, मैं अपने बर्थडे पर बुलाएगा जादूगर को कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसे देखकर मुझे यही सब याद आने वाला है भाई। एक गेम खेलना चाहोगे? होम अलोन मूवी के 2 क्लमजी विलन बहुत ही बुरे हैं। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जो पनिशमेंट छोटे मेलिकिस्टो ने उनको दी, क्या वो वाकई उसे डिजर्व करते थे? ये लगभग एक तरह का टॉर्चर ही था। आपको नहीं लगता? बच्चे अगर ऐसी सैडिस्टिक हरकतें करते तो मेरी तो रूह का परिंदा फड़फड़ा जाता भाई। इनफैक्ट ये तो समय के साथ और बुरा होता जाता। हम नहीं जानते कि केविन बड़े होकर कैसा आदमी बनता है, या फिर हम जानते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि होम अलोन किसी दूसरी मूवी का प्रीक्वल है? जी हाँ, ये जॉन क्रेमर अका जिंगसा नाम के किलर की कहानी है। इससे पहले कि आप डर जाएं, मेरी बात सुनिए। शुरुआत के लिए केविन को जब मालूम पड़ता है कि उसका पड़ोसी एक क्रिमिनल है, तो वो उसमें खासी दिलचस्पी लेने लगता है। वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को भी एक पुरानी मूवी का क्लिप दिखाकर डरा देता है। ये बात साफ हो गई कि दूसरों को डराना इसे बहुत पसंद है। नहीं यार, उसे दूसरों के शरीर में घाव करना भी पसंद है। ये 2 क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए कई उल्टे सीधे हथियारों का यूज करता है, और तो और ये सब वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए करता है। और हाँ, अगर ये आपको कन्विंस करने के लिए भी काफी नहीं है तो बता दूं कि केविन को हेलुसिनेशन भी होते हैं। मेरा मतलब है कि ये बेसमेंट में रखे कबाड़ को जहन्नुम से आए मेटल मॉन्स्टर की तरह देखता है। इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है भाई। इनफैक्ट इसे डरावने विजन्स को देखकर लगता है कि यही इसकी मौत का कारण बनेंगे। ये ज्यादातर जंग लगे मेटल और आग दिखते हैं, बुरे इरादे, बड़े बड़े टॉर्चर के लिए प्यार और कुछ अनसुलझे इश्यूज। मुझे लगता है कि अब सब क्लियर हो ही गया होगा। केविन ने अपना नाम बदलकर जॉन क्रेमर रख लिया और अपने मौत के खेल का नंगा नाच दिखाने लगा। मैरी क्रिसमस। ड्यूलॉग डिस्ट्रक्शन। श्रेक, श्योर, मैंने इस हरे लड़के की एक डार्क थ्योरी पहले बता दी है, लेकिन क्या ये मेरे लिए काफी है? नहीं। जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि पहले मूवी के खत्म होने पर लॉर्ड फकार्ड हार जाता है और उसका राज्य ड्यूक बिना किसी राजा के रह जाता है। फिर हम इस किंगडम को कुछ साल बाद देखते हैं स्केयर्स नेकलेस स्पेशल में, और यहाँ पर एक समय फलता फूलता गांव बंजर हो चुका है। अब अगर आप यही सोच रहे होंगे कि फकार्ड के मरने के बाद यहाँ के लोग इस जगह को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ होगा? जाहिर है कोई और उसकी जगह ले लेता और ऐसे सिलसिला चलता रहता है ना। नहीं, शहर को सिर्फ छोड़ा नहीं गया, बल्कि इसको पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। और अगर आप गहराई से सोचें तो समझ गए होंगे किसके द्वारा। फेरीटेल क्रिएचर फकार्ड इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था, जिसने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया और न जाने कैसी कैसी यातनाएं देने लगा। जाहिर है वो बदला लेना चाहते थे, और उनमें से बहुत सारे, यहाँ तक कि ड्रैगन भी पहली मूवी के लास्ट तक ड्यूक में आ गए थे, जिसकी मदद से वो अपना बदला ले सकते थे। उन्होंने शहर की गलियां छान मारी, घर जला दिए, लोगों को डराया और बदले की भावना में वो अंधे हो गए। अब आखिर में सिवाय जले हुए शहर के कुछ भी ना बचा। अब पता चला कि वो बाकी किसी मूवी में वहां पर वापस क्यों नहीं गए। उन्हें बड़ा गिल्ट हो रहा होगा, है ना। विली वोंका एंड फैक्ट्री ऑफ डूम। चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री वंडर एंड विम्सी की एक क्लासिक कहानी है। ये ही मौत और बर्बादी की भी कहानी है। 1971 की ओरिजिनल मूवी एक्सेंट्रिक चोबलेटर विली वोंका को ऐसा दिखाया गया है जैसे इंसानियत पर से उसका भरोसा उठ गया हो। एकमात्र चीज जो उसे फील होती है वो है नफरत, उनके लिए जो उसकी चॉकलेट रेसिपी चुराने में लगे रहते हैं, और उनके लिए जो बहुत ही लालची होते हैं। तो आखिर वो ऐसा कॉन्टेस्ट क्यों रखेगा जहां कुछ बच्चे उसकी चॉकलेट फैक्ट्री में आ सकते हो? मैं बताता हूँ, क्योंकि इंसानियत को उनके बुरे कर्मों के लिए पनिशमेंट देने के लिए वो ये सारा सेटअप ये जानते हुए करता है कि बच्चे उसके रूल्स और वार्निंग को नहीं मानेंगे। फैक्ट्री एक बड़ा डेथ ट्रैप थी और इसका गोल्डन टिकट था बच्चों के भीतर लेकर के आना। वोंका इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड था। याद है वो क्रेजी नाव जहां ग्रुप ऑगस्टस ग्लूब के पीछे जाता है और चॉकलेट की नदी में गिर जाता है।
इसमें सिर्फ बचे हुए लोगों की सीट ही थी। ठीक वो अंक आगे रहे, जो जानते थे गलूप गिरेगा। लेकिन एक मिनट मिस्टर बी अमेज्ड, मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना कि वोंका ने अंत में कहा कि सभी बच्चे बच गए हैं। जी हाँ, वही इंसान जिसने मूवी की शुरुआत में कह दिया था कि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। वो एकदम से अच्छा बूढ़ा इंसान बन जाता है, जो कि ये कर रहा है। बच्चे सीन के बाद बच गए होंगे, इसका कोई चांस नहीं है। हे भगवान, ये तो वाकई में बड़ी सी ब्लूबेरी में बदल गया। अजीब विली वाकई ग्रेट ग्लास एलिवेटर से भागने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन यंग चार्ली की सेल्फनेसनेस को देखकर इतना इंप्रेस हुआ कि उसे अपने पंखों के भीतर भर लिया। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ली को अपने जैसा ही बुरा इंसान बनाना चाहता है? ये काफ़ी है मुझे ज़िंदगी भर कैंडी से दूर रखने के लिए, काफ़ी। अब मुझे लगता है कि एक दिन के हिसाब से मैंने आप लोगों का काफ़ी बचपन बर्बाद कर दिया है। इन सभी डार्क थ्योरीज में से किसने आपके होश उड़ा दिए, और क्या कोई और है जिसके बारे में आप जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।